सुबह के 4 बजे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रमा अपनी जरूरत का सामान एक छोटे से बैग में रखकर दबे पांव बिना आहट किए चुपचाप घर से बाहर निकल चुकी थी। उसके पांव तेजी से बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे थे। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंटता जा रहा था। हल्का हल्का उजाला फैलता जा रहा था। रमा कानपुर से सुल्तानपुर जाने वाली बस में बैठ गई। उसने इस जगह से दूर चली जाने और वापस कभी न आने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 3 साल पहले ही रमा की शादी कानपुर में हुई थी। शुरू के कुछ दिन रमा के लिए बहुत अच्छे थे, मगर जल्द ही उसको हकीकत से रूबरू होना पड़ा। उसका पति योगेश एक नंबर का शराबी और नकारा व्यक्ति था। उसके जेठ का ही सारे व्यवसाय पर कब्जा था। योगेश का जीवन पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था। अन्य चीज़ों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 3 वर्षों से नौकराने की तरह दिन भर काम करना और रात में शराबी पति की मारपीट गालियां रमा के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी जेठानी का व्यवहार उसके प्रति नकारात्मक था। वह उसे औलाद न होने, बांझ होने का ताना प्रतिदिन देती थी, जो पूरी तरह से गलत था। आदमी के नकारेपन और कमजोरी का फायदा उठाकर उसके जेठ की नज़र उसे घूरा करती थी। पिछली रात जेठ जी ने सारी मर्यादाओं को अपने गंदे इरादों को पूर्ण करने के लिए ताक पर रख दिया और उसके साथ हमबिस्तर होने का असफल प्रयास किया, जिसका रमा ने जोरदार विरोध किया। मगर कब तक? उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। खुद को बचाने का उसके पास यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। 4 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। सुल्तानपुर आने वाला था। रमा के पास मोबाइल भी नहीं था। एक बार उसके मन में आया कि वह किसी यात्री से कहकर अपने घर पर अपने आने की खबर भेज दे। उसका छोटा भाई रवि उसे लेने बस स्टॉप पर आ जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पिछले 2 साल में 2 बार ऐसा हुआ जब वह अपने घर आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद उसे फिर उसी नरक में भेज दिया जाता था, जैसे उसका जन्म उसी नरक की भट्टी में जलने के लिए ही हुआ है। बस से उतरकर रमा अपने गांव पहुंच चुकी थी। वह पैदल ही अपने घर की ओर आगे बढ़ रही थी। गांव के लोग रमा को हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वह अकेली थी। अरे रमा, अकेली ही आई हो? तुम्हारे पति नहीं आए? कोई बात हो गई क्या? सामने खड़ी चौधराइन चाची रमा को देखकर बोली। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप आगे बढ़ गई। अरे दीदी आ गई। रमा की छोटी बहन रमा को देखकर उसकी तरफ दौड़ी और अपनी दीदी से लिपट गई। रवि रमा के पास आकर उसके चरण स्पर्श करने के बाद उसके बैग को उठाते हुए बोला, अरे दीदी, तुम अकेले ही चली आई? मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हें लेने आ जाता। रमा ने प्यार से रवि के सिर पर हाथ फेरा और बोली, भाई, अब मैं अकेले ही आई हूँ, अकेले ही चलूँगी। अब मेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं आएगा, न ही मैं किसी के साथ जाऊँगी। रवि एकटक अपनी दीदी की ओर देख रहा था। वह समझ चुका था अपनी दीदी के जीवन के दुख को। वह अपने जीजा की गंदी हरकतों से भली-भांति परिचित था। सामने बेटी को देखकर रमा की मां की आंखों में आंसू छलकने लगे। वह रमा को गले लगाकर रोने लगी। बाबूजी खामोश थे, जैसे कि वह सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हों। रमा ने पूरी घटना अपनी मां को बताई और रोने लगी। अरे दीदी, तुम क्यों रो रही हो? रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी दीदी के साथ अमानवीय कृत्य करने की कोशिश की है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रमा रवि को शांत कराते हुए बोली, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। जब वह ही मेरी इज्जत नीलाम करना चाहता है, तो भला हम किसके लिए लड़ेंगे? उस नकारा और नशेड़ी इंसान के लिए, जिसके लिए पत्नी सिर्फ एक पर्दा है, अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए।
मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। उस घर में जाने से अच्छा है कि मौत को गले लगा लूं। वहां पर घुट घुट कर रोज मरने से तो मौत ही अच्छी है, कहकर रमा खामोश हो गई। बाबूजी के पास योगेश का फोन आया। वह कह रहा था कि आपकी बेटी बिना बताए अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मेरी बेटी कहीं भागने वाली नहीं है, वह अपने घर आई है और वापस कभी नहीं जाएगी। कान खोलकर सुन लो। इतना कहकर बाबूजी ने फोन बंद कर दिया और रमा की तरफ देखने लगे, जैसे कि उनके एक गलत फैसले ने उनकी फूल जैसी बच्ची के जीवन को नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया हो। उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। 1 महीना बीत चुका था। पूरे गांव में रमा के ससुराल छोड़कर आने की चर्चा हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे बांझ कहता, कोई उसे आवारा कहता, कोई उसे बदचलन कहता, मगर सच को जानने समझने वालों की संख्या कम थी। आखिर औरत को ही गुनहगार क्यों समझा जाता है, या उसकी शादी के बाद उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता? क्या शादी होने के बाद उसकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है? रमा की परेशानियों का अंत नहीं था। वह कहीं जाती तो अनगिनत नजरें उसे घूरने लगती। लोग उसे देखकर बातें बनाते, इशारे करते, यहाँ तक गांव की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगती। वह जिधर जाती वहीं लोगों की उंगलियां उसकी ओर उठने लगती, जैसे कि औरत होना एक गुनाह है और उस औरत के लिए जो अपना ससुराल छोड़कर आई हो, उसके लिए शायद दुनिया और समाज की नज़रें हमेशा टेढ़ी ही रहती हैं। उसका दर्द समझने वाले कम ही होते हैं। उसे नोचकर खाने वाले शैतानों की कमी नहीं है। दीदी दीदी कहाँ हो, जल्दी आओ, रवि बोला। क्या है भाई, क्या हुआ? रमा बोली। दीदी, मैंने अपने एक मित्र से तुम्हारी नौकरी के लिए बात की थी। कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। कल सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम तैयार रहना। रवि बोला। रमा को तो जैसे इसका इंतजार था। उसके मन में फिर से एक बार अपने जीवन को बदलने और नई जिंदगी शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा था। वह सब कुछ भूलकर एक नया जीवन जीना चाहती थी। उसने रवि को हाँ कह दिया। आज पहला दिन था। रमा अध्यापिका बनकर स्कूल जाने को तैयार थी। रमा इधर आओ, बाबूजी बोले। बेटी, तुम्हारी शादी करते वक्त मैंने लड़का देखा, घर देखा, दौलत देखी, मगर वह नहीं देखा जो सबसे ज़रूरी था। मैंने लड़के के चाल चलन को नहीं देखा। अब मुझे महसूस हुआ है धन, घर, दौलत से कहीं ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है अच्छा इंसान, जो मैं नहीं देख पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो निर्दोष हो, दोष तो मेरा है। अब मैं उस घर में तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। कल ही तुम्हारे और योगेश के तलाक के लिए मैंने वकील साहब को बुलाया है। अब मेरी बेटी अपना जीवन खुद जिएगी। मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, कोई कुछ कहे। मेरी बेटी के जीवन का फैसला इस दुनिया और समाज को नहीं, हमें ही करना है, कहकर बाबूजी की आंखें छलकने लगी। आज से रमा के लिए एक नया दिन था। वह घर से निकलकर चल पड़ी अपने नए जीवन की ओर, जहां उसे प्रताड़ित करने वाला कोई नहीं था। अब उसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वह आज़ाद हो चुकी थी उस जीवन से जो उसके लिए अभिशाप बन गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।